फायदे क्या हैं इनके बारे में, कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने से क्या अचीव किया जा सकता है, क्या मिल सकता है, क्या चीजें हो सकती है। तो फायदों के बारे में हमने बहुत मीटिंग्स अटेंड की है, बेनिफिट्स के बारे में हमने बहुत मीटिंग अटेंड की है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई, बहुत सारा बेनिफिट, बहुत सारा प्रॉफिट हमें थ्रू दिस बिजनेस मिल सकता है, या थ्रू दिस बिजनेस हम अपना ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बेसिकली कुछ चैलेंजेस के बारे में, जो इस बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं, या आए दिन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब या हम टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, तो हमें देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो आज हम चैलेंजेस के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं, चैलेंजेस को लेके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, वेलकम एवरीवन, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का आज के सेशन के अंदर। और आज काफी जबरदस्त सेशन, डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पे काफी जबरदस्त एजुकेशन यहाँ पे मिलने वाली है, और बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। बस मैं चाहता हूँ कि अगले लगभग 40 to 45 मिनट्स हम विदाउट एनी डिस्टरबेंस पूरा सेशन अटेंड करें, और एक जगह फोकस और कंसंट्रेट होकर बैठें, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को नोट डाउन करें जो हमें यहाँ पे समझ में आती है, राइट। जैसा कि आज के सेशन के बारे में आपने देखा होगा, पोस्टर के अंदर भी लिखा हुआ था चैलेंजेस। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे बिजनेस का। हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑब्स्टेकल्स हमें फेस करने होते हैं कई बार। तो लाइक ऐसे तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है, एक बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री के अंदर यकीन मानिए, बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे सपनों को पूरा करते हैं, और एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। स्टिल बहुत सारे कुछ अलग अलग चैलेंजेस हैं जो इस बिजनेस के अंदर आपको देखने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं, जिनमें मैं हमेशा बोलता हूं कि आधे से ज्यादा चैलेंजेस तो जो लोग इस बिजनेस में बिजनेस करने के लिए आए, उनके थ्रू खुद क्रिएट करे हुए होते हैं। मतलब लाइक रियलिटी में बोलूं तो वो चैलेंज एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो लोग यहाँ बिजनेस करने आए हुए होते हैं, ये जो यहाँ बिजनेस कर रहे होते हैं, वो खुद अपनी जिंदगी में क्रिएट करते हैं, खुद अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। तो स्टिल कैसे उनसे आप कैसे अपने टाइम को मिनिमाइज कर सकते हो उन चैलेंजेस के साथ, कैसे अपने टाइम को बर्बाद होने से बचा सकते हो, इसके बारे में बेसिकली आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहली बात तो जो कोविड जी ने स्टार्ट किया, वहीं से स्टार्ट करूंगा। टाइम। जितने भी डायरेक्ट सेलर्स आप देखेंगे, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर लोग आप देखेंगे, उसमें से बहुत कम लोग हैं जो अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, जो अपने समय की वैल्यू करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो एक बिंग डायरेक्ट सेलर आप कर सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो एक डायरेक्ट सेलर के साथ होता है, वो होता है वो अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज नहीं करता, वो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करता। लाइक रात को चाहे टाइम से सोने की बात हो, चाहे सुबह टाइम से उठने की बात हो, आज जितने भी लोग इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है, एक सिंपल सा आंसर मैं आप सब लोगों से चाहूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप सोचिए। अच्छा, जितने भी लोग इस सेशन के अंदर प्रेजेंट है उनमें, और जो लोग प्रेजेंट नहीं है उनमें, अगर डिफरेंस होगा तो किस बात का डिफरेंस होगा? सिर्फ इसी बात का डिफरेंस होगा कि जो लोग प्रेजेंट है वो शायद टाइम से सोते होंगे और टाइम से उठते होंगे और मॉर्निंग सेशन अटेंड करते होंगे। अच्छा, जो लोग नहीं आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होगा? उनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा, शायद टाइम से नहीं सोते होंगे, टाइम से नहीं उठते होंगे, तो मॉर्निंग सेशन अटेंड नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो आपको समझनी है, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, एक डायरेक्ट सेलर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम से सोना, टाइम से उठना, दिन में अपने टाइम को इफेक्टिवली अपनी एक्टिविटीज के अंदर यूज करना। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, चार लोग मिलके बैठे हुए हैं, चाय पे चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, 1.5 घंटे का डिस्कशन हुआ, और उन्हें लग रहा है 1.5 घंटे का डिस्कशन भी हमारा काम है, या 1.5 घंटे का डिस्कशन भी हमारी एक्टिविटी है। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी एक्टिविटी है, बट मेक श्योर सबसे पहले आपको दिन दिन भर की प्रोडक्टिव एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। आफ्टर प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगर आप अपनी टीम के साथ कुछ अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आपकी एक्टिविटी के अंदर काउंट करा जा सकता है। बट पहले आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का होना इंपॉर्टेंट है, पहले आपकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का होना मस्ट है। ज्यादातर लोग जो अपने टाइम की रेस्पेक्ट नहीं करते, आपने देखा होगा ना, कई सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आप देखना, एक लाइक में बोलूंगा, नहीं कुछ लायक प्रोस्पेक्ट को भी प्रेजेंटेशन देने को, समझाने को हम 2 घंटे के लिए तैयार होते हैं। मतलब नहीं कुछ लायक बंदा है, उसको भी प्रेजेंटेशन दिखाने, प्रोडक्ट समझाने, उसको भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के फायदे बताने के लिए हम 2 घंटे अवेलेबल होते हैं। मैं सिंपल आज आप सब लोग को एक चीज बोलना चाहूंगा जो आपको सीखनी है, वो क्या? लोगों को ना करना सीखिए, लोगों को मना करना सीखिए, और अपना टाइम सेव करना सीखिए, अपने टाइम को बचाना सीखिए। अभी 4 दिन पहले एक बंदे की कॉल मेरे पास आई, और उस बंदे ने मेरी टीम के लीडर के बारे में बोला कि आपकी टीम के लीडर मुझे सपोर्ट नहीं करते। मैंने कहा ओके, तो आप मेरी टीम से आते हो? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा सेंड मी योर
लाइक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, मुझे आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सेंड करिए। तो वो इधर उधर की बातें करने लग गया। मैंने कहा फालतू की बातें मत करे, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है तो वो सेंड कर, फिर आगे की बात करते हैं। तो उसने मुझे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सेंड किया। उसके बाद में मैंने कहा ये तो मेरे नेटवर्क में नहीं आती। उसने कहा तो क्या आप दार्जिलिंग के बाकी लोग को सपोर्ट नहीं कर सकते? मैंने कहा अगर मेरी टीम के पास समय होगा तो वो डेफिनेटली कर सकती है, अदरवाइज मैं उनको बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो सबसे पहले अपनी टीम को सर्विस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में समय बच जाए तो किसी को समय दे सकते हैं। लेकिन मैं अपनी टीम को ये बात पहले बता के चलता हूं, भाई टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर उधर की आलतू फालतू एक्टिविटीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है सबसे इंपॉर्टेंट। जो चीज आपको समझनी है, कई सारे लोगों को आप देखेंगे जिनका दिन कहां चला जाता है उन्हें खुद पता नहीं होता, जिनके दिन भर की क्या एक्टिविटी हुई उन्हें खुद पता नहीं होता। शाम को गोल गोल घूम के वो घर आते हैं और देखते हैं जीरो बीवी है। मतलब काम उन्होंने दिन भर किया है, एक्टिविटी उन्होंने दिन भर की है, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम जीरो है, उनका टाइम कहां चला गया उन्हें खुद नहीं पता। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए और इस चीज को फोकस करना और ट्रैक करना स्टार्ट करिए कि मैं दिन भर में जितने भी घंटे काम करता हूं उसमें प्रोडक्टिव घंटे कितने होते हैं। प्रोडक्टिव घंटे जिससे मेरी टीम में प्रेजेंटेशंस होती हैं, जिससे मेरी टीम में बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, जिससे मेरी टीम में न्यू ज्वाइनिंग्स आती है। प्रोडक्टिव घंटे कितने होते हैं, प्रोडक्टिव काम कितने घंटे का होता है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है आज के बाद यहां पे, रिस्पेक्ट योर टाइम। अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए। अगर आप अपने समय की रिस्पेक्ट करेंगे तो बाकी दुनिया, बाकी जनता, बाकी पब्लिक आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अगर आपने अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा, यकीन मानिए बाकी पब्लिक भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाली, या बाकी जनता भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करने वाली। तो रेस्पेक्ट योर टाइम, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है, अपने टाइम की वैल्यू करिए। सर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना टाइम। आप मेरे से अगर टाइम मांगेंगे मीटिंग के लिए तो मैं आपसे सारी चीजें पूछ डालूंगा। मीटिंग का पर्पस क्या है, क्यों करनी है, किसके साथ करनी है, जिस बंदे के साथ करनी है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, अभी क्या करता है वो, मैं आपसे सारी चीजें पूछ डालूंगा। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि एक घंटा भी अगर मैं दे रहा हूं तो वो एक घंटा मेरे लिए प्रीशियस है, मेरे लिए कीमती है। तो मुझे अपने टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू करनी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज से है, ये स्टार्टिंग से है। जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया, तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू होती है टाइम की। मतलब जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप देखोगे, जितने भी बड़े लोग आप देखोगे, वो अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने टाइम की वैल्यू करते हैं। तो आप सब लोग को भी अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करनी है, एंड मेक श्योर कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। ज्यादा से ज्यादा समय आप प्रोडक्टिविटी क्रिएट करने पे फोकस करें और अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करना स्टार्ट करें जहां से आप रिजल्ट क्रिएट कर पाए। राइट? तो फर्स्ट थिंग जो आपको समझना है, रेस्पेक्ट योर टाइम। एक सबसे बड़ा चैलेंज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि लोग अपने टाइम की रेस्पेक्ट नहीं करते, लोग अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते। देन सेकंड थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर जितने भी बड़े ट्रेनर्स को आप सुनोगे, जितने भी बड़े लीडर्स को आप सुनोगे, जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स को आप सुनोगे, हर एक ट्रेनर, हर एक सक्सेसफुल लीडर, हर एक बड़े लीडर की जो ट्रेनिंग होगी उसमें एक बात कॉमन होगी, वो इंसान आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए ऑलवेज रेडी करेगा। वो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए आपको ऑलवेज गाइड करेगा और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैरी करने के लिए हमेशा बोलेगा। उसका रीजन क्या है? इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपके लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला व्यक्ति सबसे बड़ा एसेट होता है आपके लिए। डागर सर के साथ मैं बैठा हुआ था एंड डागर सर एक ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे थे एंड डागर सर उस ट्रेनिंग के अंदर बता रहे थे कि एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, अगर आप आउट ऑफ 10 पॉइंट्स बात करेंगे तो मैं 7 पॉइंट्स दूंगा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को, और मैं 30 पॉइंट्स दूंगा एक स्ट्रॉन्ग फिजिक को, एक फिजिकल हेल्थ को। जो डागर सर बोल रहे थे, बोला बाकी रेस्ट जो है वो नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। बाकी रेस्ट जो है वो इंसान के अंदर नहीं भी हो तो भी काम हो जाएगा, लेकिन दो चीजें एक एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर होना जरूरी है। पहला एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, दूसरा एक अच्छी फिजिकल हेल्थ। ये दो चीजें एक बेहतरीन लीडर के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर मैंने पूछा डागर सर को, आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को इतनी इतनी तवज्जो क्यों देते हैं, या आपने 10 आउट ऑफ 7 पॉइंट सिर्फ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को दे दिए, ऐसा क्यों? तो डागर सर ने एक ही चीज बोली, आज की दुनिया में जहां पे आप लोगों को अपने आसपास स्ट्रगल करते हुए, अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, अपने ड्रीम सपनों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए
लाइक मेहनत ना करने की मेंटलिटी के साथ जीते हुए, इस तरह की चीजें जब आप देखते हो, तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप किस तरह की विचारधारा वाले इंसान हैं, आप अपनी विचारधारा को टिका पाते हैं या नहीं, आप अपनी विचारधारा पे स्ट्रांग आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि जिस माहौल, जिस एनवायरनमेंट, जिस सराउंडिंग में आप रहते हैं, वो लगातार आपको इफेक्ट करता है, वो लगातार आपके साथ अपने विचार छोड़ता है, वो लगातार अपने व्यूज, वो लगातार अपने आइडियाज, वो लगातार अपनी चीजें आपके ऊपर इंपोज करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो ऐसे माइंडसेट के अंदर, मतलब ऐसे माहौल के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला व्यक्ति ही आज के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बड़ा लीडर बन सकता है। क्यों? जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सोचिए, वेरी फर्स्ट आपको जो चैलेंज फेस करना पड़ता है, जो मुश्किल फेस करनी पड़ती है, वो फेस करनी पड़ती है अपनी फैमिली से। सबसे पहले आपको फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मैं पैसा भी नहीं लगाऊंगा और मैं आने वाले टाइम में अपने सपनों को भी पूरा करूंगा या अपने ड्रीम्स को भी कंप्लीट करूंगा। तो आपको ये ऐसी बात कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है डाइजेस्ट करना। तो सबसे पहला चैलेंज आपको फेस करना, स्टार्ट करना होता है अपनी फैमिली से। अगर आपने नहीं बताया तो कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, आजकल कहाँ बिजी रहते हो, तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है, आजकल तुम करते क्या हो, हमें समझ में नहीं आता, मतलब तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है, इस तरह की चीजें। देन आपको दूसरा जो ऑब्स्टेकल या दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज आना स्टार्ट होता, वो होता अपने आसपास की सराउंडिंग से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से। इस शादी में तुम नहीं पहुंचे, तुम इस बर्थडे पार्टी के अंदर नहीं आए, हमारा ये फंक्शन था तुम वहां पे नहीं आए, तुम उस समय पे नहीं आए, तुम क्या करते हो, इतना समय भी तुम निकाल नहीं पाते, ऐसा कौन सा तुम्हारा बड़ा बिजनेस है, ऐसा कौन सा मनी बन गए हो, ऐसे कितने बड़े आदमी बन गए हो, ऐसा कितना बड़ा बिजनेस तुमने ओपन कर लिया है। इस तरह की चीजें आपको आए दिन देखने सुनने के लिए मिलती होंगी, मुझे भी बहुत लंबे टाइम तक मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि भाई विराट कोहली जैसे इंसान के भी बहुत कम फ्रेंड्स हैं। और बहुत कम फ्रेंड्स होने के पीछे का रीजन और लॉजिक है कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने काम पे करता है, अपने क्रिकेट पे करता है, अपनी जिम पे करता है, अपनी फैमिली, जो उसकी वाइफ है, बच्चा है, उस पे करता है। दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर की चीजों में नहीं देता। तो समझ में आया कि यार मुझे इन सब चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इन सब चीजों का इंपैक्ट अपने ऊपर नहीं आने देना है। तो बहुत ज्यादा जब आसपास के सराउंडिंग से आपको चैलेंज आता है, उस टाइम पे आप क्या आइडियोलॉजी कैरी करते हो, उस टाइम पे आप क्या माइंडसेट कैरी करते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में चैलेंज आएगा जब आप बाहर जाके निकलोगे, बाहर जाके जब आप लोगों से मिलोगे, जब लोगों को आप अपने कॉन्सेप्ट के बारे में, मिशन केमिकल फ्री के बारे में बताओगे, अपने प्रेजेंटेशन के बारे में बताओगे, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताओगे, अपनी चीजों के बारे में बताओगे, तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत सारे मिशन के बारे में आपको बताएंगे। है नहीं उनके पास, जबरदस्ती बना के बैठे हैं, जबरदस्ती बना के बैठ के आपको इंपोज कर रहे हैं। बहुत सारे फर्जी मिशंस के बारे में आपको बताएंगे, बहुत सारे फर्जी प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताएंगे, बहुत सारी फर्जी एडवाइजेज और फर्जी सलाहें भी आपको देंगे। और कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो इतना सारा कचरा और कूड़ा जो उनके अंदर भरा हुआ है, सब डालने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग के अंदर। तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं कि नहीं करते, ऐसे लोगों को समय देते हैं कि नहीं देते। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, जब मैंने अपने करियर को करना स्टार्ट किया, यकीन मानिए अगर आप मेरी सक्सेस का सीक्रेट मेरे से पूछेंगे तो उसमें एक चीज बहुत कॉमन है। क्या? मैं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूं वो आज इंडिया के अंदर नंबर वन कॉन्सेप्ट है। मैं आज नंबर वन लीडरशिप के साथ काम कर रहा हूं, मैं नंबर वन टीम के साथ काम कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं बेस्ट है। इसके अलावा मुझे कुछ सुनना, कुछ देखना ही नहीं है। जो आइडियोलॉजी मेरी डे वन से रही है और जो मैंने हमेशा फॉलो किया है, जो मैंने लोगों को फॉलो करने के लिए बोला है, मैं जिस कॉन्सेप्ट, भाई बेस्ट है तभी तो मैं कर रहा हूं ना। इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट, इतना स्मार्ट मैं हूं कि क्या सही है क्या गलत है, और बेस्ट है इसीलिए मैं कर रहा हूं भगवान की कृपा से। 10th में 85, 12th में 92, एनआईटी सेलेक्टेड बंदा हूं, और उसके बाद भी स्मार्ट इंटेलिजेंट बंदा हूं। ऐसा नहीं है कि चौमू उठ के आ गया कोई और आके लीडर बन गया, मतलब लाइक इसको तो दुनिया का ज्ञान और नॉलेज ही नहीं है, इसकी क्या एकेडमिक्स, इसकी क्या स्कूलिंग, इसका क्या कॉलेज, क्या आता पता है, इसको क्या पता क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग। नहीं मेरे भाई, सारी नॉलेज है, सारी चीजें आती है, सब कुछ पता है। उसके बाद में मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं, और मैं तो कई लोग को बोलता हूं कि मैं लायक था इसलिए इस इंडस्ट्री में हूं, नालायक था इसलिए नहीं। मैं लायक था और मैं कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कैरियर चुन सकता था, इसलिए इस इंडस्ट्री में हूं, बाई चॉइस इस इंडस्ट्री के अंदर हूं। तो
कहीं ना कहीं एक चीज जो मैं समझाता हूं लोगों को, और एक चीज जो लोगों को हमेशा बताता हूं, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद में आज हम दार्जुम 9 के अंदर हैं। तो मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है, उससे बेहतर मुझे कुछ देखना और सुनना ही नहीं है। जो एक सिंपल क्लियर आइडियोलॉजी मैं फॉलो करके चलता हूं। तो बहुत सारे लोग जब आपको बाहर मिलेंगे तो बहुत सारा कूड़ा, बहुत सारा कचरा जो आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर डालने की कोशिश करेंगे, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो धीमे जहर की तरह आपके लिए काम करेगा, और धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी को किल करना स्टार्ट कर देगा। और देखते ही देखते, वो वाला गाना है ना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, तो जब आप 3 4 5 महीने बाद, 6 महीने बाद अपने आप को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह का व्यक्ति हुआ करता था और मैं किस तरह का व्यक्ति हो गया। यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 90% लोग ये गलती कर देते हैं। उन्हें जितना पता होना चाहिए उससे ज्यादा पता कर लेते हैं, और वो उससे ज्यादा वाली जो चीज है वही उन्हें खत्म कर देती है। आपको सिर्फ जितना पता होना चाहिए, जो मैं कहता हूं बिंग डायरेक्ट सेलर, आपको क्या पता होना चाहिए? आपको इनविटेशन आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन आना चाहिए, आपको फॉलोअप आना चाहिए, आपको डाउट क्लियरिंग आना चाहिए, आपको ट्रेनिंग आना चाहिए, और आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पता है, यकीन मानिए सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने अपने दिमाग का एक हिस्सा उन फालतू की नॉलेज से ऑक्यूपाइड कर रखा है, इसके अलावा और किसी बात का कोई लेना देना नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि यहां पे आपको बहुत अलग अलग तरह के मिलेंगे। वो पता नहीं क्या लाइन है ना, ऐसे भांति भांति के लोग, ऐसे करके है ना, तो भांति भांति के लोग आपको मिलेंगे इस संसार में। तो उन लोगों से अपने को आपको बचा के चलना है, ताकि आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने पे फोकस कर सके, राइट? क्योंकि एक बात तो कंफर्म है सर, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, ईच वन ऑफ यू, दार्जुम 9 से बेहतर प्रोडक्ट आज पूरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। पूरी इंडस्ट्री में दार्जुम 9 से बेहतरीन प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये बात क्लियर हो गई तो सिंपल है भाई, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, जहां पे सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रोडक्ट, वो हमारे पास सबसे बेहतरीन है। तो इसके अलावा बाकी कुछ बचता ही नहीं है। अब कोई इंसान बोले हमारे प्लान के अंदर ये होता है, इनके प्लान के अंदर ये होता है, तो सिंपल समझ लो यार, ना ऊपर बैठा हुआ बांटने वाला बेवकूफ है, ना नीचे बैठा हुआ सीनियर लेने वाला बेवकूफ है। हर इंसान को समझ में आता है कितना बांटना होता है, कितना देना होता है। नहीं बांटोगे तो उसके बाद में, अरे सिंपल, आप एक बार समझो ना, आपके एरिया में मजदूर का रेट कितना है, ये मजदूर को भी पता है, आपको भी पता है। ऐसा हो सकता है क्या मजदूर का रेट 700 और आप 400 में काम करा लोगे? पॉसिबल है क्या? देखा है क्या कभी आज तक? किया है क्या किसी मजदूर ने काम आपके यहाँ पे? 750 बोलेगा तब जाके 700 में काम करा पाओगे। तो मजदूर का रेट कितना है ये आपको भी पता है, और आपके एरिया में काम करने वाले मजदूर को भी पता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको कम दे दो और वो बेचारा इतना अनजान है या इतना अनपढ़ अनाड़ी है कि वो कम ले ले। ये पॉसिबल ही नहीं है सर। एक फेयर बिजनेस प्रैक्टिस है जो हर जगह चलती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो इस आइडियोलॉजी के साथ अपने को चलना है कि भाई मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ है नहीं, और मुझे बाकी कुछ देखना और सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। इस आइडियोलॉजी स्ट्रेटेजी के आप साथ चलेंगे तो अपना बहुत सारा समय और अपना बहुत सारा दिमाग आप बचा पाएंगे कहीं ना कहीं, राइट? तो एक स्ट्रांग माइंडसेट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है आपको, जब बाहर लोगों से जाके आप मिलते हैं, लोगों को जब आप जाके बताते हैं। देन उसके बाद जब आपकी टीम बनना स्टार्ट होती है, जब टीम में लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप लीडर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे चैलेंजेस आते हैं जहां पे आपको रिक्वायरमेंट होती है एक स्ट्रांग माइंडसेट की। आपकी टीम में से कोई पर्सन छोड़ के चला गया, या आपकी टीम में से कोई पर्सन काम नहीं कर रहा, या आपको लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन उसके बाद भी वो मेहनत नहीं कर रहा। तो कई बार लोगों को समझने के लिए समय लगता है, कई बार लोगों को समझने के लिए टाइम लगता है। तो आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि मैं अपना काम लगातार करता रहूंगा, मैं अपना काम लगातार आगे बढ़ाता जाऊंगा, मैं अपने आप को लगातार ग्रो करता रहूंगा। डजेंट मैटर कि कोई पर्सन मेरे साथ खड़ा है या नहीं, कोई पर्सन मेरे साथ काम कर रहा है या नहीं, आज नहीं तो कल मुझे अपने जैसे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, लाइक माइंडेड लीडर्स मिलेंगे जो मेरे साथ मिलके आगे बढ़ेंगे, राइट? तो एक स्ट्रांग माइंडसेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए, राइट? देन थर्ड चैलेंज जो हमारे बिजनेस के अंदर आता है, तीसरा चैलेंज जो हमारे बिजनेस के अंदर आता है, वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर पाल के बैठ जाते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा, इवन मैं बोलूंगा सबसे बड़ा चैलेंज अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है तो वो यही है।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि सचिन जी गलत फहमी पाल के बैठे हुए हैं कि सचिन जी को गाड़ी लेनी है, सचिन जी को एक 12 से 15 लाख रुपए की कार लेनी है, सचिन जी को एक 40-50 लाख रुपए का घर बनाना है, सचिन जी को लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन सचिन जी काम करते हैं डेली 1.5 घंटे। सर आप मुझे बताइए कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे ही पॉसिबल है? आप खुद समझिए इस बात को, खुद से समझने का ट्राई करिए, आप आपको समझ में आएगा। जो हमारे बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मतलब मैं जो बोलता हूं, लोगों को हमारे बिजनेस के अंदर रिजल्ट चाहिए तरबूज के आकार का, लेकिन इनपुट और एफर्ट की बात आती है तो नींबू के साइज का। आप मुझे बताइए सर, नींबू के साइज के एफर्ट से तरबूज कैसे निकल सकता है? या मैं बोलूंगा कि लोगों को हमारे बिजनेस के अंदर चक्की में गेहूं डालना है 1 किलो, बट आटा चाहिए 10 किलो। आप बताओ पॉसिबल है ये? आप बताओ हो सकता है ये कि चक्की में सर गेहूं डालेंगे 1 किलो और आटा निकलना चाहिए 10 किलो? मतलब आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बंदे से जाके मिलेंगे, यकीन मानिए, कसम से मैं आपको बता रहा हूं, 12-15 लाख रुपए की गाड़ी के नीचे तो बात नहीं करेगा। वहां इससे ऊपर ही बात चलेगी। मैं उनकी जिंदगी में वैगनार सेंट्रो टाइप की चीजें तो गायब ही हो चुकी हैं, मैं वो तो है ही नहीं। मैं बात उससे ऊपर की चलेगी। आप घर की बात करिएगा तो घर की बात में छोटे मोटे घर की बात वो नहीं करेंगे, वो इतने बड़े घर की बात करेंगे। मतलब लाइक इतने बड़े घर अगर सब किसी हर किसी को मिलने लग जाए तो मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान में जमीन नहीं बचेगी लोगों के लिए। तो वो इस तरह के घर की बात करेंगे। फॉरेन ट्रिप्स और घूमने की बातें तो वो ऐसे करेंगे कि जैसे पूछो मत। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं ये रॉन्ग है, बिल्कुल करेक्ट है सर। डायरेक्ट सेलिंग बड़े सपने देखने का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ड्रीम बिग अचीव बिग वाला कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन सिर्फ ड्रीम बिग वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता कि सिर्फ सपने ही बड़े करते रहो बस। वो शेख चिल्ली के बड़े सपने सुधीर जी एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताते हैं। तो सिर्फ बड़े सपने देखने भर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बड़े सपने देखने से ही काम नहीं चलेगा। आपको बड़े एक्शंस, आपको बड़े एफर्ट्स, आपको अपने बड़े नंबर भी दिखाने पड़ेंगे। जब आप बड़े नंबर दिखाओगे, बड़े एक्शंस करोगे, बड़ी एक्टिविटीज करोगे, तब आपके बड़े सपने पूरे होंगे। ऐसा नहीं है, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, जब मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, ये सब था नहीं, मेरे पास भी नहीं था, पर मेरे पास बड़े सपने थे। बट बड़े सपनों के हिसाब से बड़ा काम भी था, बड़ी एक्टिविटीज भी थी। फिर उसके बाद बहाने नहीं होते थे। जैसे आज संडे, आप में से किसी के पास बहाना होगा कि आज संडे है तो आज मेरा फैमिली फंक्शन है, आज संडे है तो मेरी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाने का प्लान है, आज संडे है तो मेरा कुछ और प्लान है, अच्छा रामनवमी है तो कई लोगों का सुबह से लेकर शाम तक पूजा करने का प्लान होगा। तो अलग अलग चीजें होंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है सर, जितने बड़े सपने, जितने बड़े ड्रीम्स देखने, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको फ्रीडम देता है, बट मैं एक बात हमेशा कहता हूं, पैरेलली उतने ही बड़े इनपुट्स, उतने ही बड़े एफर्ट्स और उतने ही बड़े चैलेंजेस को फेस करने को तैयार रहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े सपने देखने हैं, देख लो, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके, बट साथ में उतने ही बड़े एफर्ट्स, उतने ही बड़े काम, उतने ही बड़े चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार रहो। जो मैं स्टार्टिंग से कहता है, मैं बड़े सपने देखता था, लेकिन एक बात कंफर्म थी सर, 9 से 3 कॉलेज होता था, डेली 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम होता था, डेली होता था। दोस्त की बर्थडे पार्टी होगी तो मिस कर देंगे पर काम होगा, बाकी कुछ होगा तो मिस कर देंगे पर काम होगा। महीने में 30 में से 28 दिन तो काम होता ही होता था, फिक्स था सर। छुट्टियां आती थी तो बहुत खुशी होती थी, डबल खुशी होती थी, क्यों? आज डबल काम होगा। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन बहुत खुशी होती थी, बहुत हैप्पीनेस होती थी, क्योंकि आज डबल काम होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा संडे और बाकी जनता का संडे एक जैसा संडे, नहीं। उनका संडे फंडे, हमारा संडे मैक्सिमम एक्टिविटी डे। बात समझ में आ रही है? जब समर वेकेशंस होती थी, आपने कई लोगों को देखा होगा ना, वीकेंड प्लान करते हैं, वीकेंड प्लान करके ट्रिप्स पे जाते हैं, या वीकेंड प्लान करके घूमने जाते हैं। सर हम वीकेंड प्लान करके मीटिंग्स करने जाते थे, जहां हमें पता होता था कि जैसे आज 18 है सपोज है, अब 18, 19, 20, लाइक ये 3 दिन का 3 अप्रैल महीने के अंदर 18 को हॉलीडे गुड फ्राइडे, देन 19 सैटरडे और 20 को संडे। तो हम अपना वीकेंड प्लान करके घूमने नहीं जाते थे, मेरे दोस्त जाते थे, बाकी लोग जाते थे। हम अपना वीकेंड प्लान करके नई जगह ट्रिप करने जाते थे, चलो 3 दिन के लिए उदयपुर चलते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाने, मीटिंग दिखाने, हमारी टीम में किसी नए बंदे ने ज्वाइन किया, उसके साथ चल के काम करते हैं। तो हम अपना वीकेंड प्लान करके मीटिंग्स करने जाते थे।
तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 किलो गेहूं डाल के 10 किलो आटा नहीं निकल सकता मेरे भाई। 10 किलो आटा लेने के लिए 11 किलो गेहूं डालना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो तो इधर उधर की प्रोसेस में भी खत्म हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, चक्की में अटक जाएगा, या कुछ हो जाएगा। लेकिन 10 किलो आटा अगर चाहिए तो 11 किलो गेहूं डालना पड़ेगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ इस बिजनेस में जीना और काम करना बंद करिए। अगर आपको बड़े रिजल्ट्स चाहिए, अगर आपको बड़े रिवॉर्ड्स चाहिए, तो बड़े एफर्ट्स के बारे में, बड़े इनपुट्स के बारे में, बड़े काम के बारे में प्लान करिए, और सिंपल एक आइडियोलॉजी क्लियर करके चलिए। सर आप समझिए ना, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिए आपके आसपास सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति ऑन एवरेज कितने घंटे काम करता है दिन में? चैट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए मेरे को। आपके आसपास सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति कितने घंटे काम करता है ऑन एवरेज एक दिन में? सर 8 से 9 घंटे फिक्स हैं, इससे ज्यादा हो सकते हैं। बैंक वाले तो बेचारे, आप देखना कभी आपको शाम को 8-8 बजे भी बैंक की लाइट जली हुई दिखाई देगी। बैंक वाले तो बेचारे गेट बंद करके रात को 8-8 बजे तक लगे रहते हैं, सुबह 10 बजे से। तो आपके आसपास वाले गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति को आप देखेंगे तो कम से कम वो 8 से 10 घंटे इजीली काम कर रहा होगा। अच्छा, प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति कितने घंटे काम करता है ऑन एवरेज? अब एक फैक्ट पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब देना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं खुद की, लेकिन आपके साथ, आपके आसपास, आपके ऊपर, आपके नीचे डायरेक्ट सेलिंग करने वाला व्यक्ति ऑन एवरेज कितने घंटे काम करता है? फैक्ट जवाब देना, ईमानदारी से, झूठ मत बोलना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं खुद की, आप कितने घंटे करते हो। मैं आपके आजू बाजू, आपके आस पड़ोस काम करने वाला व्यक्ति, जो आपकी अपलाइन में, जो आपकी डाउनलाइन में, जो आपकी क्रॉस लाइन में। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो कभी कभी करते भी नहीं है। समटाइम्स हमारा तो जीरो ही रहता है। अच्छा, डिमोटिवेट थे तो कुछ नहीं किया। अच्छा, 1 महीने बाद घर में फंक्शन आने वाला है तो मैं सबसे फ्री आदमी हूं, तो मैं ही सारे काम कर रहा हूं, क्योंकि बाकी सबका तो ऑफिस होता है, जॉब होती है, तो बाकी सब तो काम पे चले जाते हैं, मेरा कुछ भी नहीं होता, मैं तो घर से करता हूँ। मेरा तो ऐसा है ना, मैं तो लोगों से मिलता हूँ, तो मैं तो फ्री आदमी, तो मैं सारे काम कर रहा हूँ। कहीं ऐसे भी लीडर देखोगे आप कि सर एक्चुअली बाकी मेरे घर में सबकी जॉब होती है, सबका काम होता है, तो काम पे चले जाते हैं, बट मैं फ्री हूँ, मेरा काम तो सर फ्लेक्सिबल है ना सर, मैं जब मन में आए तब कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आज किया ही नहीं सर, तो आज सारी तैयारी मैं ही करवा रहा था। और लगता है कि उन्होंने ऐसा बिजनेस ज्वाइन कर रखा, बहुत बड़ा तीर मार रखा, जहां से पता नहीं कितने लाखों रुपए आ रहे हैं उनके। मेरे भाई ये सब बातें लाखों रुपए आने के बाद अच्छी लगती हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है वो यही है कि लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पाले रखते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करते हैं। सर इट्स अ, जो कोविद जी ने स्टार्टिंग में बोला, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। अगर आप प्रॉपर बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो ये बिजनेस भी आपको बिजनेस की तरह रिवॉर्ड्स देगा। अगर आप बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो ये बिजनेस भी आपको बिजनेस की तरह रिवॉर्ड्स नहीं देने वाला, ये कंफर्म है। और बिजनेस की गंदी आदत क्या है? या तो बहुत ज्यादा देता है, या बिल्कुल नहीं देता है। बीच वाला हिसाब किताब आपने बिजनेस के साथ नहीं देखा होगा। जिस दुकान वाले से आप सामान लेने जाते हो, अगर उसकी दुकान खुलती है तो आप बार बार जाओगे, रिपीटेडली जाओगे, और रिपीटेडली लोगे, रिपीटेडली उसका प्रॉफिट मिलेगा उसको। लेकिन अगर वो नहीं खोलता है तो आप एक बार जाओगे, 2 बार जाओगे, फिर जाना ही बंद कर दोगे। तो या तो बहुत ज्यादा देता है, या बिल्कुल नहीं देता। तो इस चीज को मॉडरेट में कुछ नहीं चलता। जो कहते हैं ना, बिजनेस या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, बिजनेस कभी ऐसे नहीं रहता, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। आपको कई बार लगेगा कि यार मेरा बिजनेस तो स्टेबल है, मेरा बिजनेस तो सेट है, मेरा बिजनेस तो इतना ही रहता है। सर इतना रखने के लिए भी आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। हाँ, बट ऊपर जाने के लिए उससे कम मेहनत में हो जाएगा अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली एफर्ट डालेंगे तो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बाहर आना स्टार्ट करिए मेरे भाई। अगर आपको 10 किलो आटा चाहिए तो चक्की में 10 किलो, 11 किलो गेहूं डालना स्टार्ट करिए।
ट्राई करिए कि अपने इनपुट को अपने आउटपुट से बड़ा प्लान करिए। मतलब कोशिश करिए कि आपको आउटपुट चाहिए ऑरेंज के साइज का, संतरे के साइज का, तो आप कम से कम इनपुट डालिए खरबूजे के साइज का, जिससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर एनर्जी लॉस हुआ तब भी आप जितना आउटपुट चाहते हैं उतना आउटपुट आपको मिल जाएगा। राइट। देन एक सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे बिजनेस के अंदर देखने के लिए मिलता है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज जिससे 90% जनता पार नहीं हो पाती या जिससे नहीं ऊपर आ पाती, वो है रिजेक्शंस, जो हमारे बिजनेस के अंदर मिलता है। जब आप स्टार्टिंग में काम करोगे तो आपको आपके गेस्ट के थ्रू मिलेगा। जब आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी तो आपको अपनी टीम में कई सारे ज्वाइंट लोगों के थ्रू मिलेगा। जब आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो कई बार आपको अपने लीडर्स के थ्रू भी मिलेगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। रिजेक्शन हमारे बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। ये हमारे बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ एक चैलेंज है और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर चैलेंज है तो ये बिजनेस के साथ हमें फ्री में मिलेगा, हम इससे नहीं बच सकते। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों को मिलते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशंस दिखाते हैं, लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, लोगों को अपने साथ काम करवाते हैं और कई बारी आपको बाहर जाके रिजेक्शंस झेलने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कीजिए कि ये मेरे बिजनेस का अभिन्न अंग है और इस अभिन्न अंग को मैं अपने बिजनेस से अलग नहीं कर सकता। ये है मतलब है, ये रहेगा मतलब रहेगा, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता। अगर आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद में, जैसे कि आज कई बारी मेरी टीम से कई सारे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं या बाहर निकल जाते हैं, कई लोग मेरे को कहते हैं, तो मैं बोलता हूं अगर लोग आएंगे तो लोग जाएंगे भी, अगर लोग काम करेंगे तो कुछ काम नहीं भी करेंगे। हर तरीके के लोग, हर तरह की कैटेगरीज आपको मिलेंगी। बस मेक श्योर आपको अगर एक अच्छा बिजनेस बनाना है, शानदार बिजनेस बनाना है, तो ध्यान रखिए 10 लेफ्ट में 10 राइट में आपको तैयार करने हैं। 10 लोग लेफ्ट में 10 लोग राइट में आपको तैयार करने हैं। अगर आप रिटेलर है तो 10-10 रिटेलर तैयार करिए। अगर आप नेटवर्क करें तो आप 10-10 लोग अपनी टीमों में तैयार करिए जो आपकी तरह एक्टिविटी कर सके, आपकी तरह काम कर सके। राइट। रिजेक्शन से डरना और रिजेक्शन से परेशान होना बंद करिए। देन नेक्स्ट थिंग, यस, एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लोग कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अंदर झेल रहे होते हैं, उनकी टीमों में भी लोग झेल रहे होते हैं, वो है अपनी स्किल्स को मास्टर नहीं करना। तो मास्टरिंग इफेक्टिव स्किल्स, एक सबसे बड़ी दिक्कत जो लोग कर देते हैं हमारे बिजनेस के अंदर वो ये है कि वो इस बिजनेस में तो अंदर आ जाते हैं, इस बिजनेस में तो आ जाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस को कभी, अपने स्किल्स को कभी मास्टर नहीं करते। मास्टर करने का मतलब है उसमें कभी निपुणता हासिल नहीं करते, चाहे वो इन्विटेशन स्किल्स हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, चाहे वो फॉलोअप स्किल्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग स्किल्स हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्किल्स हो। वो कभी अपने स्किल्स में मास्टरी हासिल करने पर फोकस नहीं करते। वो बिजनेस में आ जाते हैं और उन्हें लगता है मैं बिजनेस में आ गया हूं, बस यही काफी है इस बिजनेस को करने के लिए। नहीं मेरे दोस्त, बिजनेस में आना सिर्फ एक स्टार्टिंग है, बिजनेस में आना सिर्फ एक बिगनिंग है। बिजनेस में आने के बाद अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना, अपनी स्किल्स को ग्रो करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जो कि मैं रिपीटेडली कई मीटिंग्स में बोलता हूं, अगर आप लगातार नई नई किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, अगर लगातार आप नई नई लर्निंग्स नहीं ले रहे हैं, अगर लगातार आप अपने आप को नया नया कंटेंट अपने माइंड को फीड नहीं कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़े अचंभे की बात नहीं है। या आ रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे सर मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहली बात आपको यही बोलूंगा, क्या लगातार आप नए स्किल सीख रहे हो, क्या लगातार आप नई नई बुक्स पढ़ रहे हो? आप बोलोगे नहीं, तो मैं सिंपल बोलूंगा आने भी नहीं चाहिए। अगर आप बोलोगे सर रिजल्ट्स तो आते हैं लेकिन रिजल्ट सर कांस्टेंट है, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है, मैं पूछूंगा नए नए स्किल सीख रहे हो, नई नई किताबें पढ़ रहे हो? आप बोलोगे नहीं, तो मैं बोलूंगा होनी भी नहीं चाहिए। तो यहां पे एक चीज समझने की आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी नई नई स्किल्स को मास्टर करना है। अपनी स्किल्स को मास्टर करके आपको अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना है, जिससे कहीं ना कहीं आप एक बेहतर से बेहतर लीडर बन सके। तो मास्टरिंग इफेक्टिव स्किल्स, अपनी स्किल्स को मास्टर करिए। राइट। देन लास्ट पॉइंट आज की मीटिंग का, यस, लास्ट पॉइंट आज की मीटिंग का वो है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। हमारे बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है
कि लोग एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाते, एक स्ट्रांग नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पाते। वो इस बिजनेस में आते तो हैं नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, बेहतर कुछ बनाने के लिए, लेकिन एक बहुत बेहतर नेटवर्क, एक बहुत बेहतर लोगों की टीम वो नहीं बना पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोगों के साथ जेन्युइन रिलेशंस नहीं क्रिएट करते। नेटवर्क मार्केटिंग इज द अनदर नेम ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। इस बात की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आपको एक अच्छा नेटवर्क बनाना है तो लोगों के साथ आपको जेन्युइन रिलेशंस क्रिएट करने होंगे। जेन्युइन रिलेशंस लोगों के साथ आपके होने चाहिए, शो ऑफ करने वाले नहीं, दिखावे वाले नहीं। अगर आपकी टीम में कोई पर्सन आता है तो उन्हें सिखाने की, उन्हें ग्रो करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो मेक श्योर लोगों के साथ जेन्युइन रिश्ते बनाइए। जेन्युइन रिश्ते जो हमारी फैमिली के साथ हमारे होते हैं, जो हमारी लाइक हमारे ब्रदर के साथ, हमारे सिस्टर के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। अगर आपकी टीम में कोई पर्सन है, आप जितने अपने पेरेंट्स की वैल्यू करते हैं, आप उनके पेरेंट्स की भी वैल्यू करिए। जिस तरीके के रिलेशन आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करते हैं, आप अपने टीममेट्स के साथ भी शेयर करिए। जिस तरह के रिलेशंस आप अपने कजिन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशंस अपनी टीम के साथ भी शेयर करिए। तो जेन्युइन रिश्ते बनाइए, जेन्युइन रिलेशंस अपनी टीम के अंदर क्रिएट करिए। अगर आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है, जो मैं बोलता हूं एक बड़े नेटवर्क की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है एक स्ट्रांग रिलेशनशिप आपके और आपकी डाउनलाइन के बीच में, आपके और आपके अपलाइन के बीच में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अपनी अपलाइन के साथ भी रिलेशन बेहतर होना चाहिए, आपका अपनी डाउनलाइन के साथ भी रिलेशन बेहतर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो जेन्युइन रिश्ते बनाइए सर, जेन्युइन रिलेशंस बनाइए अगर आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना है तो। देन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बड़े नेटवर्क, एक स्ट्रांग नेटवर्क को बनाने के लिए वो है आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करिए, अपने जैसे लोगों को फाइंड आउट करिए, अपने जैसे लोगों के साथ काम करिए। कई बार कई सारे लोग कई गधों को घोड़ा बनाने में लगे रहते हैं। कई बार गधे आप भर्ती कर लेते हैं और आप उनको सिखा सिखा के, ट्रेनिंग में ला ला के, पीट पीट के, मार मार के। जो वो एक स्टोरी है ना, लाइक अभी तो नहीं सुनाऊंगा, टाइम कम है, लेकिन एक स्टोरी है ना कि एक बार लाइक एक घोड़ा किसी महाराजा का होता है, वो खो जाता है। चलो बता ही देता हूँ। एक बार एक महाराजा का एक घोड़ा खो जाता है। तो घोड़ा खो जाता है तो घोड़े को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह की पुलिस बुलाई जाती है। तो अलग अलग जगह की पुलिस बुलाई जाती है तो बोला जाता है कि जो सबसे कम टाइम में घोड़े को ढूंढेगा, जो सबसे कम टाइम में घोड़े को खोजेगा, टास्क दिया जाता है एक तरीके से, जो सबसे कम टाइम में खोजेगा उन लोग को रिवॉर्ड मिलेगा। राइट। अब यूएसए की पुलिस होती है तो वो कम टाइम में काम करके दिखाती है। अच्छा, दोबारा कभी ये दुर्घटना होती है तो लाइक जो यूके की पुलिस होती है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है इस काम को, इस टास्क को करने में। मतलब वो घोड़ा भागता रहता था, ये समझ लो, भागता रहता था, घूमता रहता था। तो बाकी अलग अलग जगह की पुलिस होती है, कंपैरेटिवली इस तरीके से टाइम लेती है और टाइम स्लॉट बढ़ता चला जाता है। अच्छा, एक बार क्या होता है, इंडिया की पुलिस को ये टास्क दिया जाता है। तो इंडिया की पुलिस को टास्क दिया जाता है तो इंडिया की पुलिस क्या कर रही होती है, जंगल में जाकर देखा जाता है, दरोगा जी चेयर लगा के बैठे होते हैं, सिपाही चारों तरफ खड़े होते हैं, और बीच में दो लोग एक गधे को पकड़ के मार रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं बोल तू घोड़ा है। और इस तरह की चीजें कई बार कई सारे लोग हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी करते रहते हैं। वो एक गधे को पकड़ के बार बार उसी को, आपने देखा होगा ना, कई बार हम किसी लीडर को पकड़ के दिन में 3-3 घंटे समझा रहे हैं, 2-2 घंटे समझा रहे हैं, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करी जा रही है, काउंसलिंग पे काउंसलिंग करी जा रही है, समझाया जा रहा है। अरे हो सकता है जिस गधे को तुम समझा रहे हो वो गधा ही हो, वो घोड़ा हो ही ना। तो इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश करिए, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ, जिनके पास सपने हैं, जिनके पास ड्रीम्स है, जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ इनपुट और एफर्ट डालना स्टार्ट करिए, ऐसे लोगों के साथ काम करना स्टार्ट करिए। आप बोलोगे ये कैसे पता लगेगा? जब किसी इंसान के साथ आप वर्क करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान किस प्रजाति का है, या किस तरह का ये पर्सन है, या किस तरीके का काम ये कर सकता है। तो लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करिए। राइट। देन लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट आज की मीटिंग का, वो अपने अप्लायंस के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू मिलने वाले ऑफर्स को प्रॉपर यूटिलाइज करिए। एक सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है, लोगों को लगता है कंपनी अपलाइन ऑफर ये सब तो आता रहता है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी जिंदगी बढ़िया चलनी चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। नहीं, एक चीज जो मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी ऑफर्स आपको मिलता है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसको यूटिलाइज करिए, बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करिए, बेहतर से बेहतर उसका प्रमोशन करिए। यकीन मानिए, बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करके, बेहतर से बेहतर प्रमोशन करके आप देखोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये सब करने की रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा से ज्यादा 2 साल है, ज्यादा से ज्यादा, मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं। हद मार के पकड़ लोगे तो 3 साल। 3 साल अगर आपने ऑफर्स,
जो अपलाइन के थ्रू आते हैं, कंपनी के थ्रू आते हैं, और जो भी बोनांजा आते हैं उनको अच्छे से प्रमोट किया, यकीन मानना। उसके बाद आप प्रमोट नहीं करोगे, उसके बाद आपकी टीम प्रमोट करेगी, उसके बाद आपका नेटवर्क प्रमोट करेगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, लोग कभी उन चीजों को प्रमोट करने पे, उन टारगेट्स को अचीव करने पे, उन टारगेट्स को हिट करने पे फोकस ही नहीं करते। एंड जब आप कभी उन टारगेट्स को अचीव करने पे, उन टारगेट्स को हिट करने पे फोकस नहीं करते, तो लाइक माइंडेड पीपल आपकी टीम के अंदर भी लोग आते हैं, वो भी नहीं करते। और जब आप भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, तो कंपनी अपना काम कर रही है, लीडर अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप भी मजे में, कंपनी भी मजे में, लीडर भी मजे में। और ले देखिए, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता। मैंने कई सारे लोगों को ये चीज समझाई है, कई सारे लोगों को ये बात बोली है। और अभी हम रिसेंटली हमने 45 डे चैलेंज भी लॉन्च किया। और उस 45 डे चैलेंज की जो थीम मैंने रखी, वो थीम भी यही थी। थीम क्या थी? सपोज दैट, मान लीजिए एक कॉम्बिनेशन है, मैं, कोविद जी और सचिन जी अपलाइन डाउनलाइन है। अब सपोज दैट कोविद जी जो है वो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, सपोज दैट कोविद जी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहते हैं। अब कोविद जी ने काम करना स्टार्ट किया, कोविद जी अपना 100% एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बट आजकल सचिन जी का नया नया रिलेशन चालू हुआ है, नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, तो सचिन जी थोड़ा बिजी हैं। और सचिन जी लेट नाइट सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, दिन में मिलते हैं, बातें करते हैं। तो सचिन जी जो है आजकल 30-40% ही काम कर पाते हैं। अच्छा अंकुश सर क्या है, अंकुश सर की फैमिली में कुछ पंगा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो अंकुश सर उस पंगे को निपटाने में बिजी हैं, और इतने बिजी हैं कि डाउनलाइन के कॉल रिसीव नहीं कर पाते, मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाते, मीटिंग्स नहीं ले पाते, मीटिंग्स में आ जा नहीं पाते, आजकल इतने ज्यादा बिजी हैं। अब कोविड जी का काम बनेगा? बहुत कम चांसेस है, क्योंकि भाई इनकी तो डाउनलाइन भी बिजी है, इनकी तो अपलाइन भी बिजी है। बेचारे अकेले भागे जा रहे हैं, अकेले एफर्ट लगाए जा रहे हैं। अच्छा, सपोज दैट हुआ क्या, कुछ दिनों बाद, एक महीने बाद सचिन जी का ब्रेकअप हो गया। अब कोविद जी जो थे, उनकी जिंदगी में नया नया कुछ हो गया, तो कोविद जी वहां बिजी हो गए। अब सचिन जी 100% एफर्ट लगा रहे हैं, क्यों? सचिन जी का कॉलेज पास आउट होने वाला है, या सचिन जी के ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है, सचिन जी को लोन पे करना है, या सचिन जी को घर वालों के लिए घर बनाना है, कुछ करना है। अब सचिन जी 100% लगा के लगे हैं। अब कोविद जी 40-50% एफर्ट के साथ लगे हैं। अच्छा, अंकुश जी अभी भी सेम स्थिति में बिजी हैं, अभी भी कॉल मैसेज रिप्लाई नहीं कर पाते, ये सब नहीं कर पाते। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, कोविद जी का भी ब्रेकअप हो गया। अब कोविद जी और सचिन जी तो दिल टूटे आशिक हैं, तो काम करेंगे बढ़िया वाला। तो दोनों लग के मेहनत करने का इन्होंने सोचा, लेकिन थोड़ा गम में थे, थोड़ा परेशान थे, तो उतना बढ़िया एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे। लेकिन अब अंकुश जी फ्री हो गए, तो अंकुश जी ने 100% एफर्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कोविद जी वहीं 40-50% पे हैं। सचिन जी ज्यादा इफेक्ट हो गए ब्रेकअप से, तो सचिन जी तो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या अभी भी काम बनेगा? नहीं। बट इन तीनों ने कहा, दुनिया जाए भाड़ में, जिंदगी में जो चलना है सब चलता रहेगा। जो 1983 मूवी में रणवीर सिंह बोलता है ना अपने बॉलर से, कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये सब ग्राउंड के बाहर तक है। ग्राउंड में आने के बाद जिंदगी में कुछ भी चले, ग्राउंड में आने के बाद सिर्फ मैच चलना चाहिए। और जो हर प्रोफेशनल आदमी फॉलो करता है, जिंदगी में क्या चल रहा है वो सब बाहर है काम के, काम में आने के बाद सिर्फ काम चलना चाहिए। जैसे कई लोग, वैसे मेरी बात होती है तो वो कहते हैं, सर आज मैं इस चीज को लेके परेशान था, आज मैं इस चीज को लेके परेशान था। मैंने बोला, परेशानी सेलिब्रेट करने का तरीका बताता हूं आपको, कि सर बताओ। मैंने कहा, एक बढ़िया सा कमरा लो अपने घर का, उस बढ़िया से कमरे में एक बढ़िया सा स्पीकर ब्लूटूथ कनेक्ट करो अपने फोन के साथ में, 4-5 गाने बढ़िया से सेलेक्ट करो। और अगर, जैसे मैं तो ड्रिंक नहीं करता, लेकिन ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले लो, कुछ ऐसा ले लो, बढ़िया सा चाय ले लो, कुछ ले लो, और बढ़िया माहौल बनाओ, और बढ़िया माहौल बना के फिर 1-1.5 घंटे रहो, और 1-1.5 घंटे शोक मनाओ। मतलब गाने की फील के साथ चले जाओ पूरे एकदम। वाईफाई कनेक्ट कर लो, फोन फ्लाइट मोड पे डाल दो, गाने की फील के साथ चले जाओ, पूरे 1-1.5 घंटे मातम मचा दो उस रूम में। ऐसा मातम होना चाहिए कि उससे घोर नेगेटिव जगह होनी नहीं चाहिए पूरे घर में। बट उस 1-1.5 घंटे के बाद सिर्फ काम करो। अगर टेंशन करनी है तो टाइम स्लॉट फिक्स कर लो। सर रोज 7 से 8 सुबह का समय टेंशन के नाम है, रोज दिन का 4 से 5 टेंशन के नाम है, रोज शाम को 9 से 10 टेंशन के नाम है। बाकी के टाइम पे फिर काम करूंगा, ये 1 घंटे जम के टेंशन करूंगा। कितनी जम के? जितनी बेहतर परफॉर्मेंस मैं दे सकता हूं टेंशन करने में, उतनी बेहतर शिद्दत वाली टेंशन एकदम। और उसके अलावा सिर्फ काम। यकीन मानना है, फॉर्मूला आप फॉलो करना, आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब मैं अपने चैलेंजिंग फेज में था, यकीन मानना कि मैं डेली अपने 1 घंटे चैलेंजेस याद करता था, और उनके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकता हूं इस पे याद करता था। बाकी के रेस्ट जितने घंटे बचते थे वो काम को डेडिकेट करता था। 1 घंटे के अंदर चैलेंजेस याद करता था, कैसे निपटाने हैं वो याद करता था। अच्छा, कई बार नेगेटिव भी हो लेता था जब मन करता था, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होना भी अच्छा नहीं होता, तो कई बार नेगेटिव भी हो लेता था।
लेकिन 1 घंटे बस। उसके बाद और उसके पहले सिर्फ काम। ये मुझे पता था अल्टीमेटली सॉल्यूशन यहीं से निकलना है, अल्टीमेटली समाधान यहीं से निकलना है। इससे बड़ा चैलेंज कोई हो सकता है? फाइनल ईयर पास आउट बंदे के ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्जा था जब मैं फाइनल ईयर पास आउट हुआ था। पास आउट नहीं, फाइनल में स्टडी कर रहा था, ये मान लो। लगभग 2.5 लाख रुपए का। और आज भी मेरे पास वो पन्ने मिल जाएंगे जिसमें उधारी लिखी होगी। इससे बड़ा चैलेंज कोई हो सकता है? नहीं सर। बट एक बात मैं हमेशा जो बोलता हूं, चैलेंजेस में एक आदमी टूटता है और एक आदमी रिकॉर्ड ब्रेक करता है। तो मैंने उन चैलेंजेस में रिकॉर्ड ब्रेक किए। राइट? तो जो भी ऑफर्स चलते हैं, जो भी चीजें चलती हैं, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करिए और सेम टाइम पे डिसाइड करिए। अपनी अपलाइन से बात करिए, अपनी टीम से बात करिए, अपने आप से बात करिए और अपने आप को बोलिए, सर एक टाइम पे सारे लोग मिलकर ताकत लगाते हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जितने टाइम शेड्यूल आप डिसाइड कर सकते हो, अपनी टीम के साथ बैठिए, बात करिए, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बात करिए और एक बार मिलके सारी ताकत लगा देते हैं, सारी ताकत झोंक देते हैं और सारी ताकत झोंक के पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं और जल्दी से एक बढ़िया नेटवर्क बना के क्रिएट करके टेंशन फ्री होता है। कभी आप करेंगे, कभी आपकी टीम करेगी, कभी अपलाइन करेगी, तो बात नहीं बनेगी सर, मैं बता रहा हूं। फिर सब क्या कर रहे हैं? फिर सब अलग अलग समय पे अपनी रेस भाग रहे हैं और रेस कभी पूरी नहीं होने वाली। अगर आप एक समय पे पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ रेस करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ एफर्ट लगाते हैं, यकीन मानिए बहुत कम समय में आप जितना कर रहे हैं उससे 10 गुना बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत कम समय में। बट सेम टाइम पे आप लोग को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। ये उसी तरीके से कि जैसे मान लो किसी गाड़ी को धक्का मारना है। अब धक्का मारना है तो पहली बार जब धक्का मारा तो 5 लोग थे, जिन पांचों के कैमरे ऑन है, मान लो वो कोविद जी, विक्रम जी, सचिन जी और रेखा मैम, 5 लोगों को धक्का मारना था। तो एक बार ताकत लगाई अंकुश जी ने पूरी, बाकी लोगों ने थोड़ी थोड़ी। तो गाड़ी में कुछ फर्क पड़ेगा? शायद नहीं। अगली बार ताकत लगाई दूसरे व्यक्ति ने, बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी। तीसरी बार ताकत लगाई तीसरे व्यक्ति ने, बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी। मैं कहता हूं एक बार में 5 लोगों ने लगा दी। सर गाड़ी सड़क पे बिना स्टार्ट हुए भागेगी, मैं बता रहा हूं आपको, बिना चालू हुए। तो इस बात को समझने की कोशिश करो, सेम टाइम पे, सिमिलर टाइम पे 100% एफर्ट डालना जरूरी है। इसीलिए मैंने अपनी टीम के लिए 45 डे चैलेंज लॉन्च किया और मैंने लोगों को बोला मैं वेलकम करता हूं आपको इस 45 डे चैलेंज के अंदर, और मुझे ऐसे 10 लोग चाहिए जो फुल एग्रेसिव, फुल मैडनेस, फुल पैशन के साथ अगले 45 डेज करने के लिए, काम करने के लिए रेडी हो। तो अगले 45 डेज हम गेस्ट भी ट्रैक करेंगे, हम न्यू ज्वाइनिंग्स को भी ट्रैक करेंगे, हम कैसे काम हो रहा है इसको भी ट्रैक करेंगे और बेटर से बेटर बनाएंगे और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। तो आप में से भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये दम रखता है कि सर 45 दिन काम मतलब काम, सुबह से लेके शाम तक की एक्टिविटी का फीडबैक आपको पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा 12-12 घंटे काम, मैं ये कह रहा हूं 3 घंटे भी हुआ तो प्रोडक्टिव, मेक श्योर प्रोडक्टिव। और अगर प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो शाम का डिनर स्किप, अगर प्रोडक्टिव नहीं हुआ तो शाम का डिनर खत्म। तो अगर आप भी इस तरीके के व्यक्ति हो और इस तरह की सोच रखते हो तो यू कैन मैसेज मी। अभी तक हम 5 लोग हैं जो इस 45 डे चैलेंज में काम कर रहे हैं। उन 5 लोग की परफॉर्मेंस, यकीन मानिए अगर 90 डेज भी उन्होंने इसको फॉलो किया और 90 दिन तक भी उस चीज को लेके चले तो मैं आपको रिजल्ट्स फिर उन लोग के दिखाऊंगा। इस बार की दिवाली उनकी वाकई दिवाली होगी। इस बार की दिवाली हर बार की तरह नहीं होगी, इस बार की दिवाली वाकई नई बाइक के साथ, नई गाड़ी के साथ, नए पे आउट्स के साथ, नए चेक्स के साथ बन रही होगी उनकी। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर इस तरीके से उन्होंने किया तो। राइट? तो मैं आपको बता रहा हूं सेम टाइम पे, सिमिलर टाइम पे एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करिए, सिमिलर टाइम पे एफर्ट्स को बढ़ाइए, एफर्ट्स को ग्रो करिए। राइट? तो जो भी कंपनी के ऑफर्स आते हैं, जो भी बोनस आते हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज करिए। जैसे अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है कंपनी का कि अगर आप 5000 BV नया स्पॉन्सर करते हैं तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और उस रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो होगी अप्रोक्सीमेटली, जो मैं आइडिया बता रहा हूं, जितना मुझे लगता है कम से कम 1000-1100 रुपए होगी। अब सपोज दैट मैं कहता हूं विक्रम जी ने 2 लोग को स्पॉन्सर किया, विक्रम जी ने 2 लोग को स्पॉन्सर किया, पर्सन ए पर्सन बी। अच्छा, पहले 2500 बीवी के साथ विक्रम जी ने 2 स्पॉन्सर किए तो विक्रम जी का चेक कितना आता था पहले? 350 रुपए। अब कितना आएगा? 1100 प्लस 350, 1450 रुपए। मतलब पहले के टाइम में 5 गुना रिवॉर्ड। पहले जितने का चेक आता था उसका 5 टाइम्स चेक।
अब मैं कहता हूं, अगर विक्रम जी इस अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं करते हैं तो विक्रम जी समझदार हुए, बेवकूफ हुए। सर पहले जितना पैसा मिल रहा था उसका 5 गुना पैसा आपको मिल रहा है। अगर अभी भी आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता फिर आपका। तो जो बहुत शानदार बोनांजा हमें मिला अप्रैल महीने के लिए, अगर दो लोगों को 2,500 बीवी से आप स्पॉन्सर करते हैं तो 2,500 बीवी से स्पॉन्सर करने पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और उस रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू की 1,000 से 1,100 रुपए। तो इस बोनांजा को जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज करिए, जो फर्स्ट बोनांजा आपके पास है। देन सेकेंड ऑफर आपके पास क्या है? सेकेंड ऑफर है, अगर आप 1 से लेके 7 के बीच में अगर एक सर्टेन बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं, लेकिन एक सर्टेन बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो आपको दार्जिलिंग नाइन टी शर्ट लेने का मौका मिलेगा। 350 रुपए के अंदर आपको दार्जिलिंग नाइन टी शर्ट मिलेगी, जो कि आप में से हर कोई कर सकता है। हर कोई कंसिस्टेंसी अचीवर है यहाँ पे, हर पर्सन अपनी कंसिस्टेंसी करता है। उस रिवॉर्ड को यूटिलाइज करिए। मेक श्योर कि आपके पास दार्जिलिंग नाइन की टी शर्ट ब्रांडिंग के लिए कम से कम हो, ताकि आप उस टी शर्ट को कहीं भी पहन सको, अपनी ब्रांडिंग कर सको, अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कर सको। मेरे पास पर्सनली 3 है, ब्लैक भी है, येलो भी है, मरून भी है। तो मेक श्योर कि आप उस टी शर्ट को पहन सको और अपनी ब्रांडिंग बेटर कर सको, अपनी ब्रांडिंग बेहतर कर सको। तो ये बहुत शानदार ऑफर है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। देन थर्ड ऑफर आपके पास है, जिसमें 1250 बिजनेस वॉल्यूम करने पे आपको जो वाटर बॉटल है दार्जिलिंग नाइन की, जो न्यूली लॉन्च हुई है, वो 750 रुपए में मिलेगी, 750 रुपए में मिलेगी आपको। 2-2,500 रुपए की वाटर बॉटल मात्र 750 रुपए में मिल रही है। बहुत शानदार ऑफर है सर। इस ऑफर को भी यूटिलाइज करिए, इस ऑफर का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। देन आपने देखा होगा एक कंसिस्टेंसी लकी ड्रॉ जो आपको मिला हुआ है, कंसिस्टेंसी लकी ड्रॉ, जिसके अंदर अगर 1250 बीवी का सिंगल इनवॉइस बिल आप करते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और 17 तारीख को हम वो कंसिस्टेंसी का लकी ड्रॉ ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मेक श्योर कि आप भी अपना कंप्लीट करें, अपनी टीम से भी ज्यादा लोगों का कंप्लीट करें, अपनी किस्मत आजमाएं। जिसमें फर्स्ट प्राइज रहेगा 3,100 रुपए कैश, सेकंड प्राइज रहेगा 2,100 रुपए कैश, थर्ड प्राइज रहेगा 1,100 रुपए कैश। तो उस कंसिस्टेंसी लकी ड्रॉ को प्रमोट करके यूटिलाइज करें। देन फिफ्थ ऑफर है, जो कि आपको अपनी अपलाइन के थ्रू मिला होगा, जिसका पोस्टर मैंने मना किया था सोशल मीडिया पे प्रमोट मत करना। वो ऑफर है कि अगर आपकी टीम में कोई नया पर्सन ज्वाइन करता है और वो 12,500 बीवी की मैचिंग पहले महीने करता है, तो उसको 2 डे 1 नाइट 3 स्टार होटल के अंदर लग्जरी स्टे मिलेगा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो वो एक बहुत शानदार ऑफर है। अच्छा, लोग बोलेंगे सर पुराने लोग भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, नई फैमिली आईडी डाल के आप भी कर सकते हैं, नई फैमिली पोजीशन डाल के आप भी उसके लिए फाइट कर सकते हैं, आप भी उसको अचीव कर सकते हैं। राइट। देन सेकंड ऑफर था, अगर दूसरे महीने के अंदर कोई 2,500 बीवी करता है रजिस्ट्रेशन, 25,000 की मैचिंग करता है रजिस्ट्रेशन के दूसरे महीने में, तो आपको 3 डे 2 नाइट विद थर्ड एसी टिकट एक हिल स्टेशन की ट्रिप करने का मौका मिलेगा, जहां आपके ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होगा। अच्छा, ईमानदारी से ऑनेस्टली बताना, जितने भी लोग यहां पे बैठे हो, क्या वाकई में ये मुश्किल काम है? सर मेरे हिसाब से मुझे मिल जाता ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस टारगेट की धज्जियां उड़ा के रख देता हूं। ये मतलब गारंटी ले लो आप, मगर मुझे मिल गया होता तो कहीं ना कहीं। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं मिलने के बाद भी आज अच्छा किया, आपको तो मिल रहा है, असल आप तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर सकते हो। थर्ड ऑफर है, अगर ज्वाइनिंग के तीसरे महीने में, थर्ड मंथ में आप 50,000 50,000 बीवी मैच करते हैं, तो आपको वन प्लस एलाइट C4 फोन लेने का, लगभग 18,500 रुपए का फोन है, वो लेने का मौका मिलेगा। आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को गिफ्ट कर सकते हैं, दीदी को गिफ्ट कर सकते हैं, फैमिली में किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। राइट। तो ये बहुत शानदार ऑफर है, इन शानदार ऑफर्स को प्रमोट करिए। अगले महीने होंगे कोई गारंटी नहीं, इस महीने तो है। तो इन ऑफर्स को अच्छे से यूटिलाइज करिए, अच्छे से प्रमोट करिए, अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवर्स बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन रिवॉर्ड्स के मजे ले सकें। तो ऐसे ऑफर्स, ऐसे बोनांजा जो होते हैं, उनको प्रमोट करिए अपनी टीम के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर, लोगों को बताइए, रिपीटेडली लोगों को याद दिलाइए, लिस्ट बनाइए कौन कौन हमारी टीम में बोनांजा अचीव कर रहा है, लिस्ट बनाइए कौन कौन हमारी टीम में स्पॉन्सर वाला बोनांजा अचीव कर रहा है, लिस्ट बनाइए कौन कौन हमारी टीम के अंदर लकी ड्रॉ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप लिस्ट बनाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, तो डेफिनेटली इन बोनांजास का आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आज की मीटिंग से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड टुडे संडे, तो संडे बोले तो मैक्सिमम एक्टिविटी डे।
प्लान करिए पूरे दिन को, देर रात तक काम करिए, कम से कम चार चार पांच पांच लोगों को जाके बिजनेस प्रेजेंटेशंस दिखाइए, जाके लोगों से मिलिए, अपने ऑफर्स को शो करिए, ऑफर्स के बेनिफिट्स बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोग को हमारे साथ एनरोल करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप आज का संडे आपका जबरदस्त हो। आई होप फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना और अप्रैल मंथ आपका जबरदस्त। बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को और आपके परिवार को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर जाइए, पूजा करिए, तिलक लगाइए, राम जी का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, और अपने संडे को जबरदस्त बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।